स्वागत है आपका सिलेक्ट ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम। पहला प्रश्न पूछा गया था, भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा भीमगढ़ बांध जो है वेनगंगा नदी पर स्थित है। भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। भीमगढ़ बांध को स्थानीय रूप से संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध वेनगंगा नदी पर बनाया गया सबसे पुराना और सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के पीछे जो जलाशय बनता है वह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है, जो पूरी तरह से मिट्टी और स्थानीय सामग्रियों से बना है। वेनगंगा नदी आगे चलकर वर्धा नदी से मिलती है और इन दोनों नदी के संगम से प्राणहिता नदी बनती है, जो अंततः गोदावरी नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से है? रानी दुर्गावती का जो संबंध है मुख्य रूप से चंदेल वंश और गोंड वंश दोनों से था। उनका जन्म चंदेल वंश राजवंश में हुआ था। वह कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर गोंडवाना राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन किया। उन्होंने मुगल शासक अकबर की सेना के विरुद्ध बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसके लिए उन्हें गोंडवाना की महान वीरांगना माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पहले कौन से दो प्रमुख उत्तर के भाग थे जो बाद में नए राज्य में शामिल हुए? मध्य प्रदेश राज्य के गठन से पहले के दो प्रमुख भाग थे उत्तर के भोपाल राज्य और रीवा राज्य। भोपाल केंद्रीय भारत एजेंसी के अधीन एक रियासत थी, जिसे बाद में एक अलग भाग सी राज्य बनाया गया और 1956 के मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। रीवा यह बघेलखंड क्षेत्र की मुख्य रियासत थी, जो विंध्य प्रदेश नामक भाग सी राज्य का केंद्र बनी और 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल हो गई। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश की मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश की मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य राज्य के शासकीय कर्मचारी की क्षमता निर्माण और उनके कार्य प्रदर्शन को सुधारना है। कर्मचारियों को कुशल और प्रभावी सेवा वितरण के लिए भविष्य के लिए तैयार करना, विशेष और तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना, सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी और जन केंद्रित बनाना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, सेर त्योहार किस राज्य का त्योहार है? जो सेर या सायर त्योहार जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश का त्योहार है। यह त्योहार हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कांगड़ा, मंडी और कुल्लू क्षेत्र में मनाया जाता है। इसका समय है सितंबर के मध्य या वर्षा ऋतु की समाप्ति पर। यह त्योहार फसल कटाई के अंत का उत्सव है, जो सर्दियों के आगमन का प्रतीक है। इस दिन अखरोट और नई फसल की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जोहिला किसकी सहायक नदी है? जोहिला नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। जोहिला नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार के पास से होता है। यह मध्य प्रदेश में ही सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी स्वयं आगे चलकर गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी बन जाती है। जोहिला और सोन नदी दोनों ही मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर जिलों से होकर बहती है और ये नदियां कोयला भंडारों वाले क्षेत्र से गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुजरात में पतंग किस त्योहार पर उड़ाया जाता है? गुजरात में पतंग मुख्य रूप से उत्तरायण के त्योहार पर उड़ाई जाती है। यह त्योहार जो है पूरे भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के ही समान है, लेकिन गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है और यह पतंगबाजी का सबसे बड़ा उत्सव है। यह हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव विश्व प्रसिद्ध है, जो अहमदाबाद और अन्य शहरों में आयोजित होता है। यह दिन सूर्य के उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर गमन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो शुभता और लंबे दिनों का संकेत देता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, खो खो में अतिरिक्त को लेकर कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में अतिरिक्त खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में
मैदान पर एक समय में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। प्रत्येक टीम में 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। ये रिजर्व खिलाड़ी चोट लगने या किसी अन्य कारण से मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों को बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। खो खो का जो खेल का एक आयताकार मैदान पर खेला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है। अनुच्छेद 17 घोषित करता है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है। यह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए भारत में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 जैसे कानून बनाए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्य सूची और संघ सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? राज्य सूची और संघ सूची का वर्णन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। यह अनुसूची अनुच्छेद नंबर 246 से संबंधित है, जो इन सूचियों के आधार पर कानून बनाने की शक्तियों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य मुख्य रूप से बनवाली से मिले हैं। बनवाली पुरातात्विक स्थल हरियाणा, भारत में स्थित है। बनवाली से मिट्टी के बने हल का मॉडल प्राप्त हुआ है। यह मिट्टी का मॉडल इस बात की पुष्टि करता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती के लिए लकड़ी के हल का उपयोग करते थे, जो समय के साथ नष्ट हो गए होंगे। जूते हुए खेत के सबसे प्राचीन और स्पष्ट साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ 2 फसलों को एक साथ बोने के प्रमाण में होते हैं। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि कृषि हड़प्पा वासियों की आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का जो पीएच मान होता है आमतौर पर 6.4 से 6.8 के बीच होता है। पीएच 7 से कम होने के कारण यह हल्का अम्लीय होता है। इसे रखने पर लैक्टिक एसिड बनने के कारण इसका पीएच मान घटने लगता है और यह खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस ग्रुप या समूह की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा उत्कृष्ट गैसों के ग्रुप की होती है। यह आवर्त सारणी का समूह नंबर 18 है। इन गैसों का बाहरी कोश पूरी तरह से भरा और अत्यधिक स्थायी होता है। इस स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हीलियम की आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन के क्या कार्य है? जीन का मुख्य कार्य आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। जीन शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे एंजाइम, हार्मोन आदि बनाने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं, जिससे सभी जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं? इसका आंसर होगा, शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के मुख्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। यह कम तापमान बनाए रखने के लिए ही टेस्टिस को शरीर के बाहर स्क्रोटम में रखा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुक्राणु में पूंछ का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु में पूंछ का मुख्य कार्य शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करना है। यह पूंछ एक चाबुक की तरह तेजी से हिलकर शुक्राणु को मादा प्रजनन पथ में तैरकर अंडाणु तक पहुंचने और निषेचन करने में मदद करती है। शुक्राणु की विशेषता है, शुक्राणु में केवल 23 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के बाद यह अंडाणु के 23 गुणसूत्रों के साथ मिलकर एक पूर्ण युग्मनज बनाता है। यह 3 मुख्य भागों सिर, मध्य भाग और पूंछ में बटा होता है। सिर जो होता है इसमें डीएनए होता है जिसे अंडाणु तक ले जाना होता है। सिर पर मौजूद एक्रोसोम अंडाणु की परत को भेदने में मदद करता है। पूंछ यह गतिशीलता प्रदान करती है जिससे शुक्राणु तैरकर गंतव्य तक पहुंचता है। मध्य भाग, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पूंछ को हिलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के अनुसार यदि स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इसमें बल की जो दिशा होगी वह नीचे की ओर होगी। इसका आंसर होगा, बल की दिशा नीचे की ओर होगी। क्लॉकवाइज घुमाव धारा की दिशा दर्शाता है और स्क्रू का आगे बढ़ना बल या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है तो वह कैसा होगा? यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है तो वह पदार्थ अम्लीय होगा। पीएच स्केल पर पीएच 7 उदासीन होता है और 7 से कम के मान अम्लीय और 7 से ऊपर के मान जो होते हैं क्षारीय होते हैं। अभी हमने 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के में जो पूछे गए प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली शिफ्ट के प्रश्न जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसीलिए चैनल पर बने रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।